in the colorful world. Human eye uses light and enables us to see the objects around us. हम अपनी आंखों से चारों तरफ की चीजों को देखते हैं. It works on the phenomena of refraction of light through a natural convex lens. यहाँ पर दो बातें याद रखो. हम जो भी चीजों को देखते हैं तो हमारी आंखों में जो फिनोमेना होता है, हमने दो फिनोमेना पढ़ा था, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है उसकी वजह से हम चारों ओर की चीजें देखते हैं. दूसरी चीज, थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, यानी हम मनुष्यों की आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस है, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल टिश्यू एंड इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. यहाँ पर ये ध्यान रखो कि ये जो हमारी आंखों में लेंस है वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग नहीं है. इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो okay. So now the name of the chapter is Human Eye and the Colorful World. Human eye uses light and enables us to see the objects around us. हम अपनी आंखों से चारों तरफ की चीजों को देखते हैं. It works on the phenomena of refraction of light through a natural convex lens. यहाँ पर दो बातें याद रखो. हम जो भी चीजों को देखते हैं तो हमारी आंखों में जो फिनोमेना होता है, हमने दो फिनोमेना पढ़ा था, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है उसकी वजह से हम चारों ओर की चीजें देखते हैं. दूसरी चीज, थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, यानी हम मनुष्यों की आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस है, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल टिश्यू एंड इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. यहाँ पर ये ध्यान रखो कि ये जो हमारी आंखों में लेंस है वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग नहीं है. इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है कि हमारी लाइट में रिफ्रैक्शन है कि रिफ्लेक्शन, तो रिफ्रैक्शन है. हमारी आंख में जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस. यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मैनी स्पेक्टिकुलर ऑप्टिकल फिनोमेना अकर इन नेचर. बहुत सारे फिनोमेना हमारे चारों तरफ होते हैं, एक के बाद एक हम उनको पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में. पढ़ने के पहले सबसे पहले हम आपके साथ इसकी फिगर को शेयर करेंगे. ये देखिए ह्यूमन आई की फिगर है. इसमें आप अगर ध्यान दीजिए तो आप यहाँ पे देखिए सीलियरी क्रिस्टलाइन लेंस है अंदर, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया देखिए बाहर का पार्ट है, पीछे की तरफ देखिए रेटिना लिखा हुआ है, फिर अंदर ये जो पूरे में भरा है वो है वाइट्रस ह्यूमर. एक जगह देखिए पॉइंट बना है, ये है ब्लाइंड स्पॉट. अंदर की मसल को सिलेरिया कहते हैं और यहाँ पर दोनों लेंस के अगल बगल नसें जा रही हैं, उन्हें सीलियरी मसल्स कहते हैं. ये सब आईज के अंदर डिफरेंट पार्ट होते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में एक एक करके. तो पहला कोई है, ह्यूमन आई हैज द फॉलोइंग मेन पार्ट्स. मनुष्य की आंखों में कौन कौन से पार्ट होते हैं. पहला है कॉर्निया. इट इज द ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट स्फेरिकल मेम्ब्रेन covering the front of the eye. Light enters the eye through Mills membrane. Most of the refraction of light rays entering the eye occurs at the outer surface of cornea. आँख के बाहर एक फूला हुआ स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है, लाइट उसी से अंदर जाती है. जो भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है वो कॉर्निया के थ्रू ही होता है. यहाँ पर आप देखिए आईज में कॉर्निया कहाँ है, देखिए बाहर का हिस्सा, आँख का जो बाहर का हिस्सा है सबसे आगे वाला उसे कॉर्निया कहते हैं, और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना इसी कॉर्निया के थ्रू होता है. अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्रिस्टलाइन लेंस. द आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस. मनुष्य की आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस है. वो ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटीरियल है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है. आई लेंस इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स. और इसको बीच में पकड़ने के लिए चारों तरफ से नसें जा रही हैं, वो उन्हें लिगामेंट्स कहा जाता है. तो ये आप यहाँ पे फिगर में देखिए क्रिस्टलाइन लेंस ढूंढिए कहाँ पर है. ये देखिए ये बीच में इतना बड़ा सा जो लिखा है वो एक क्रिस्टलाइन लेंस है. इसके दोनों तरफ देखिए मसल्स जा रही हैं, नसों के बीच में ये टाइटली पैक्ड है. उसके बाद नेक्स्ट है आइरिस. लेंस के ठीक बाहर की तरफ देखिए आइरिस पे लिखा हुआ है, आइरिस. इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. कॉर्निया और लेंस के बीच में एक डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है, उसे आइरिस कहते हैं.
इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, हमारे प्यूपिल को बड़ा और छोटा करता है। इट इज द कलर ऑफ आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ आई। आइरिस का जो रंग होता है वही कलर आई का होता है। जैसे किसी का आइरिस का कलर ब्लैक है तो हम कहेंगे उसकी काली आंखें, अगर हम कहेंगे ब्लू कलर का आइरिस है तो हम कहेंगे उसकी नीली आंखें। तो आइरिस का जो कलर है वही कलर का आई होता है, वही आई का कलर होता है। फिर है प्यूपिल। प्यूपिल इज अ स्मॉल होल बिटवीन आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आईज। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, यहाँ देखिए दोनों तरफ से आइरिस आ रहा है, आइरिस के बीच में प्यूपिल है, तो वो उस प्यूपिल के थ्रू ही इस लेंस के अंदर रोशनी जाती है। ठीक है, तो प्यूपिल इज अ स्मॉल होल, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस, आइरिस, प्यूपिल तीनों देखिए एकदम बगल बगल रहते हैं आंख के अंदर। इट इज अ स्मॉल होल बिटवीन आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, जिसमें से आंखों के अंदर रोशनी जाती है। इन डिम लाइट इट ओपन्स अप कंप्लीटली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ आई मसल्स। जब कभी अंधेरा होता है तो हमारा प्यूपिल फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। बट इन ब्राइट लाइट, जब रोशनी ज्यादा होती है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई मसल्स। इसके बाद है दे होल्ड द सीलियरी मसल्स, लिखा है, ये देखिए ये यहाँ पे सीलियरी मसल्स हैं ऊपर की तरफ, ठीक लेंस के ऊपर, क्रिस्टलाइन लेंस के पास दोनों तरफ से सीलियरी मसल्स हैं। अब सीलियरी मसल्स का क्या काम होता है? दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये लेंस को अपनी जगह पे बांध के पकड़ करके रखती है कि लेंस हमारा हिले डुले नहीं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि रेटिना कहाँ है, रेटिना देखिए ये पीछे में लिखा है, आंख के पीछे की तरफ, पीछे एक लाइन जा रही है, उसे रेटिना कहा leaves the eye. It contains no rod and cone, so no image is formed at this point. मतलब यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी न रॉड होती है न कोन सेल्स होते हैं, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी चित्र आंखों के अंदर नहीं बनता। आपसे पूछा जाए कि हम कुछ भी देखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, तो उसकी इमेज रेटिना पे बनती है, और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज नहीं बनती है। ब्लाइंड स्पॉट से ही ऑप्टिक नर्व शुरू होती है। फिर आ रहा है एक्वस ह्यूमर बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। आप फिर से ध्यान दो, ये आगे बाहर की तरफ देखो कॉर्निया लिखा है और ये लिखा है आई लेंस। इनके बीच में एक लिक्विड जैसा भरा होता है तरल पदार्थ, उसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस वी हैव अ स्पेस फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर which help the refracted light to be focused on retina. इस एक्वस ह्यूमर का काम ये होता है कि जो भी लाइट हमारी आंखों के अंदर आती है उसको ये फोकस करता है रेटिना पे। ठीक है, फिर है वाइट्रस ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड नोन एज वाइट्रस ह्यूमर। ये देखिए, ये आई लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में जो बड़ा सा पूरा बना हुआ है, यहाँ पे वाइट्रस ह्यूमर भरा होता है। यानी ये दो तरह का लिक्विड होता है, एक एक्वस और एक वाइट्रस। वाइट्रस जो होता है वो लेंस के पीछे होता है और रेटिना के आगे होता है, और एक्वस ह्यूमर जो होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। फिर यहाँ पर देखिए मेन बातें आपको जो याद रखनी है। आइरिस ये रेगुलेट करता है कि कितनी रोशनी हमारी आंखों में जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। प्यूपिल हमें काला क्यों दिखाई देता है? जिससे कोई भी लाइट उससे वापस रिफ्लेक्ट ना हो। इसके बाद और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरा लाइट के बारे में है। मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी सी आपके साथ लाइट की इमेज को शेयर करूँ इंटरनेट के ऊपर। सो जस्ट आई एम सर्चिंग फॉर द आई, वेट फॉर अ सेकेंड। You can see there are a lot of pictures on the eye, but I am going to share with you a video on the eyes. Post your need preparation
evaluation by the district. The human eye is the most valuable and sensitive sense organ, and it is a natural optical instrument. The eye is nearly spherical in shape with a slight bulge in the front part, and it enables us to see the beautiful, colorful world around us. Let us discuss about the important part. Clear short sightedness, है ना, पैराग्राफ के पास इसके ऊपर देखिए, द डिफेक्ट्स ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली आर कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कर्सर दिखता है कि नहीं दिखता? कर्सर दिख रहा है उसमें छोटा सा? नहीं दिख रहा, नहीं दिखता पीडीएफ में। हाँ, नियर के पास, ठीक है। तो डिफेक्ट्स ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स, ऐसे डिफेक्ट्स जिसकी वजह से इंसान को चीजें साफ से दिखाई नहीं देती, उसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। हमारी आंखों में दो तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं, वैसे तीन तरह के, लेकिन पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेस्बोपिया। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मायोपिया को कहते हैं शॉर्ट साइटनेस। देखो एक चीज याद है, हम पढ़ तो समझेंगे, है ना? या पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि आप याद कैसे रखोगे। तो पहला है मायोपिया। इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ऊपर मायोपिया के बारे में नियर लिखा है कि नहीं, है ना? और शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट माने पास होता है। तो जिसको मायोपिया का बीमारी होता है उसको पास की चीजें दिखाई देती हैं, पास की चीजें उसको दिखाई देती हैं, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। लेकिन उसको ठीक से दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। उसको पास की चीजें तो दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दूर की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। चलिए अब डिटेल में पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। पास की चीजें दिखाई दे रही हैं, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही। इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना एंड नॉट ऑन रेटिना। तो चाहे किसी इंसान को मायोपिया की बीमारी हो, चाहे हाइपरमेट्रो की बीमारी हो, तो उसका जब आंखों में चित्र बनता है किसी सामान का, तो वो रेटिना पे नहीं बनता। वैसे अगर मेरी आंखें ठीक हैं और हम किसी चीज को देखते हैं, तो उसकी जो चित्र बनती है हमारी आईज में, वो रेटिना पे बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना में। लेकिन अगर हमारी आंखें खराब हो जाती हैं तो वो चित्र रेटिना पर नहीं बनता। ठीक है, तो चाहे मायोपिया की बीमारी हो, चाहे हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी हो, वो चित्र रेटिना पे नहीं बनेगा। तो बिफोर रेटिना लिखा है ना, रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है। अब इसका कारण क्या है कि हमको मायोपिया की बीमारी होती है और हमको पास की चीजें तो दिख रही है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती। सबसे पहले सबको मायोपिया ही होता है कि दूर का दिखना बंद हो जाता है। पास का तो सब इंसान दिख जाता है, लेकिन दूर में आदमी किसी को पहचान नहीं पाता। तो सबको कौन सी बीमारी है? मायोपिया। इसके कारण क्या है? यहाँ पर देखो, ये तुम्हारी चित्र बना हुआ है, नीचे देखो पहला वाला फिगर, ए वाला। यहाँ देखो, जब आंखें ठीक है ए वाले फिगर में, तो देखो सब जाके रेटिना पे मिल रहा है, रेटिना पे पॉइंट बना है। लेकिन अगर हमको मायोपिया की बीमारी हो गई तो देखो लाइटें जाके देखो रेटिना के आगे ही मिल गई ना। तो रेटिना के आगे मिल गई तो नहीं, रेटिना पे नहीं बना, रेटिना के पहले ही चित्र बन जाता है, तो वो मायोपिया हो गया। आया बात समझ में? अब इसके कॉजेस, इसके क्या कारण है? कॉजेस दिख रहे हैं आपको? अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। ये सब मत याद करना, यहाँ से याद करना। दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ। उसकी फोकल लेंथ उसकी आंखों की कम हो जाती है, आंखों की फोकल लेंथ कम हो जाती है। क्यों? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। उसकी जो आई बॉल है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। आई लेंस होता है ना आंख के अंदर, कौन सा लेंस है हमारी आंख में? कॉन्वेक्स लेंस। तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जब लेंस मेरा लंबा हो जाएगा तो फोकल लेंथ घट जाएगी। ठीक है, अब रेमेडी बने, अब हमें दूर का दिखाई नहीं दे रहा,
तो उसकी रेमेडी क्या करें? आंख में कुछ डाल थोड़ी सकते हैं, हम चश्मा लगाते हैं ना, है ना। जब आंखों से नहीं दिखाई देता तो हम चश्मा लगाते हैं, तो वही उसकी रेमेडी है। लेकिन चश्मे में हम एक लेंस लगाएंगे जिससे हमको दूर का दिखाई देगा। उसकी रेमेडी क्या है कि जब हमको मायोपिया की बीमारी होती है तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। हम आंखों में कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉनकेव। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखनी है। तो पहली चीज क्या याद रखनी कि मायोपिया में हमको पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो या तो तुम नहीं दिखेगा याद रखो, या तो याद रखो दिखेगा। तो मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है कि नहीं, और पास का दिखेगा, नियर की स्पेलिंग छोटी है ना। अगर हाइपरमेट्रोपियासिस को कंपैरिजन करो तो वो स्पेलिंग लंबी है ना, तो दूर का दिखेगा। मायोपिया में पास का दिखेगा। ठीक है, इसको ठीक करना है तो कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉनकेव। ठीक है, इसमें रेटिना के पहले ही बन गया चित्र। पास है कोई चीज तो वो पहले ही तो हो गया, वो उसका दोस्त का घर तुम्हारा, तो रेटिना के पहले ही चित्र बन गया। ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। और कारण क्या है कि फोकल लेंथ घट जाती है, फोकल लेंथ घट जाती है। अब चलो इस पे एक थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपको वीडियो दिख रहा है, यहाँ पर आप आंखें देख रहे हो, ये हमने बाहर का हिस्सा आपको बताया था कॉर्निया है। आंखों में मेरा कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, लाइट रेज हमारी आंखों से आ रही हैं, और देखिए यहाँ ये रेटिना है, रेटिना पर मिलती है और यहाँ पे चित्र बनता है। वहां जाके चेक करो वही जा रहा है कि नहीं। अब ये जो हमारी आंखों में लेंस लगा है, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि अपना फोकल लेंथ बढ़ा और घटा सकता है। उसकी जो एबिलिटी है कि आंखों का लेंस अपनी फोकल लेंथ बढ़ा घटा सकता है, उसको अकोमोडेशन कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब आंखों में कितनी तरह का डिफेक्ट पाया जाता है? पहला डिफेक्ट है मायोपिया। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है, इसको कहते हैं नियर साइटनेस। मतलब नियर साइटनेस मतलब हमें पास का चीज दिखेगा, पास का चीज दिखेगा, लेकिन चम्मच दूर चली गई। मेरी आवाज आ रही है? देखो चम्मच पास में है तो देखो साफ दिख रही है, दिख रही हो? देखो पास में है चम्मच तो हमें दिख रही है, रेटिना पे चित्र बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब इसी चम्मच को हमने दूर ले गया तो देखो इसकी रेज रेटिना के पहले ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, और हमें उसको ठीक से दिखाई नहीं देगा। ये देखो रेटिना के पहले ही चित्र आ गया, तो हमें चम्मच नहीं दिखाई दे रही है। रेटिना तो अभी समझ में आ गया ना, ये दूर का चीज मायोपिया में नहीं दिखाई दे रहा। अब इसको हम कैसे देखें, है ना। अब हम क्योंकि ये रेटिना से आगे आ गया, तो इसका कारण क्या है? तो देखो ये जो लेंस है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ये नॉर्मल आई है, ये देखो, और ये देखो थोड़ा सा ये लंबा हो गया। इसका जो रेटिना से डिस्टेंस है ये ज्यादा हो गया जब मायोपिया की हमारी बीमारी हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? समझ में आ रहा है फोटो से? अब इसके बाद ये देखिए कि अब इस केस में हम कौन सा ऐसा लेंस लगाएं जिससे हमारी ये बीमारी दूर हो जाए। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए अब चम्मच तो दूर है, हमें दिख नहीं रही, तो ये हमने कॉनकेव लेंस लगाया। ये कॉनकेव लेंस का फिगर है। हम चश्मा कौन सा लगाते हैं? कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाएंगे तो यहाँ पर लाइट रेज डाइवर्ट हो जाएंगी। जब डाइवर्ट हो जाएंगी तो फिर वो जाके दूर वाले रेटिना पर भी फोकस हो जाएंगी और हमको चम्मच क्लियरली दिखाई दे जाएगी। तो जब भी हमें मायोपिया की बीमारी होती है तो हम कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉनकेव लेंस। तो चलिए अब हम पूरा रिवाइज करने जा रहे हैं मायोपिया के बारे में। Prism is a transparent refractive medium bounded by at least two lateral surfaces. Prism एक transparent refractive medium होता है जो कि दो lateral surfaces से bound है, inclined to each other at a certain angle. और prism के बीच में दो एंगल बने हुए होते हैं। नहीं दिख रहा? It has two triangular bases. आइए इधर आइए, आप यहाँ आ जाइए और फिर मैं पढ़ा दूंगी। It has two triangular bases and three rectangular lateral circles. इसके दो triangular base हैं और 3 rectangular lateral surfaces हैं। Angle between two lateral surfaces is called angle of prism. ये जो एंगल ए बन रहा है बीच में,
इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। यहाँ बैठिए, यहाँ देखिए, इधर आ जाइए, बुक रख। देखिए ये फिगर बनाए ना, ये प्रिज्म से अंदर लाइट गई, इधर राइट हैंड साइड में देखिए, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, हेडिंग आपको दिख रही होगी, दिख रही है। The phenomena of splitting of white light into its colors when it passes through prism is called dispersion। ये तो हमने बताया है ना। तो ये देखिए, ये प्रिज्म से व्हाइट लाइट जा रही है और ये कलर्स में टूट गई। तो अगर सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म पे पड़ती है और वो 7 कलर्स में टूट जाती है, इसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो एग्जाम में आप क्या करिएगा कि ये डेफिनेशन लिखिएगा डिस्पर्शन की, फिर आगे फिगर बनाएंगे, फिर अभी बता रहे हैं। और इस फिनोमेना को किसने ढूंढा था? आइजैक न्यूटन ने। किसने ढूंढा था? आइजैक न्यूटन। अब यहाँ पर आप देखिए फिर से, यहाँ पर देखिए आपका ये वॉयलेट कलर सबसे नीचे है और रेड कलर सबसे ऊपर। सारे कलर्स का नाम लिखा गया, ग्रीन, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, है ना, देन ऑरेंज, देन रेड। तो फिर ये देखा गया कि बड़े कमाल की स्पेलिंग निकल के आ रही है। बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इसको कहते हैं विब्रियो। ये रंग कलर्स को याद करने का तरीका है। और ये जो 7 कलर्स हैं इसको बैंड कहा जाता है। और ये जो 7 कलर्स हैं इन्हें एक साथ कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? The band of 7 colors, that is Vibgyor। सबके फुल फॉर्म याद करने हैं और आगे पीछे नहीं, लाइन से। बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो आपके पास मैंने अभी तक में 3 क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन आपको बोला व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, याद करने के लिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला व्हाट इज डिस्पर्जन। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला व्हाट इज स्पेक्ट्रम। कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं कि ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म, इसमें ये जो नीचे की लाइन है इसको प्रिज्म का बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म। ये जो इसमें ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन हम आपको कल बताएंगे, आज नहीं, ठीक है। अभी ये जो डिस्पर्जन होता है कि प्रिज्म से जब ये लाइट गुजरती है और ये 7 पूरा फिगर बनाओगे, फिर ये व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्पर्जन लिखोगे, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है? रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, वायलेट लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ। ये सब बहुत मुश्किल होता है याद करना, लेकिन आता बहुत है। वायलेट लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट एंड डेविएट्स मैक्सिमम। देखो, जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। ये सब अलग अलग नोट कर लेना। फिर यहाँ पर देखो, रेड लाइट सबसे तेज चलती, पूरा फिगर बनाओगे, फिर ये व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्पर्जन लिखोगे, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है? रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, वायलेट लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ। ये सब बहुत मुश्किल होता है याद करना, लेकिन आता बहुत है। वॉयलेट लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट एंड डेविएट्स मैक्सिमम। देखो, जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। ये सब अलग अलग नोट कर लेना। फिर यहाँ पर देखो, रेड लाइट सबसे तेज चलती है, ठीक है। रेड लाइट की वेवलेंथ भी ज्यादा है और रेड लाइट सबसे तेज चलती है। देखो दोनों रेड ऊपर है। वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कम है, वॉयलेट लाइट धीमे धीमे चलती है, तभी वॉयलेट लाइट नीचे आ जाती है, ठीक है। अब मान लो ये प्रिज्म रखा है, तो लाइट यहाँ पे 7 कलर में टूटी। अब इसके आगे हमने उल्टा प्रिज्म रख दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा? वापस ये 7 रंग फिर से कंबाइन होके फिर से जब इधर लाइट निकलती है तो व्हाइट ही लाइट निकल आती है। कौन सी लाइट निकल के आती है? व्हाइट लाइट निकल के आती है, ठीक है। तो इसमें बस आपका ऐसे फिगर बना रहेगा, ठीक है। इधर का ऐसा लाइट दे देंगे, इधर आपको पूरा ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा।
आपका क्वेश्चन में क्या आएगा, ड्रॉ या डिस्क्राइब द रिकम्बाइनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। बस आपको ये दोनों प्रश्न बनाना है, इतना ही आपके कोर्स में है। तो प्रिज्म के लिए, या अगर आप और याद कर सको, ये फॉर्मूला है डिराइव करने का, बेहतर होगा इसको कल ही कराएंगे। आज पहले वो हम आपका वो देख लें क्या है, और ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई। स्पेक्ट्रम को दिखाए क्योंकि रेनबो में 7 रंग है, a band of 7 colors in spectrum. The rainbow is a spectrum appearing in sky. जमीन पे नहीं बनता, पानी में नहीं बनता, आसमान पे बनता, रोज डेली नहीं बनता, आफ्टर अ रेन शावर कभी कभी बनता है, और जब भी बनता है तो बारिश के बाद। तो हर वर्ड की देखो यहाँ मतलब है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, हम नहीं बनाते, नेचुरली बनता है। कहाँ बनता है, आसमान में, स्काई। कब बनता है, आफ्टर द रेन शावर। ओके, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। रेनबो बनने का कारण, कई नाम लिखे रहेंगे, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन वाले में तकलीफ। द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, जब व्हाइट लाइट स्प्रेड हो जाती है 7 रंग में, दैट इज स्पेक्ट्रम। उस दिन पढ़ा है। तो रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। A rainbow is always formed in direction opposite to that of sun. अगर इस तरफ सन है तो सन के अपोजिट तरफ आपका रेनबो है। अगर सन नॉर्थ में है तो साउथ में बनेगा रेनबो। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ सनलाइट। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। और जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है वो प्रिज्म का काम करती है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट and reflected internally and finally refracted again when it comes out of rainbow. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach outside the sky. Rainbow can also be seen on a sunny day by looking at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. बिना रेनबो बने हुए, अगर आपके पीछे सूरज और सामने झरना है और उसमें पानी की बूंदें टपक रही, तो उस पानी की बूंदें भी 7 रंग कभी कभी आपको दिखाई देंगी। तो देखो ये जैसे वाटर ड्रॉपलेट है, रेन ड्रॉप बड़ी सी बनी हुई है, सूरज की रोशनी पड़ रही है। जब इसके अंदर गई सूरज की रोशनी तो वहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, और फिर वो रिफ्रैक्ट होकर 7 रंग बनी। ठीक है, तो लेकिन मेन रीजन क्या है रेनबो बनने का, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। कब बनता है, जब भी बारिश हो जाती है उसके बाद। इसमें होता क्या है, व्हाइट लाइट स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर्स। ओके, और कहाँ बनता है, जब हमारे सन के अपोजिट साइड पे बनता है। हो गया खत्म। इसमें मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बार बार सुन लीजिए, द व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ द सनलाइट। नेक्स्ट आपका है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपका रेनबो पूछा गया ना, ये पूरा आप लर्न कर लीजिए, कुछ नहीं कटेगा इसमें, अलॉन्ग विद फिगर। जब आप इसको पूरा लर्न करके एग्जाम में लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, तभी नंबर मिलेगा। आप सोचते हैं हम 1 लाइन तक पाए आएंगे और आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा बोर्ड एग्जाम में, तो कतई नहीं देगा। समेटिव एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, एमसीक्यूज में तो आपका टू द पॉइंट है तो मिल गया, लेकिन अगर समेटिव शॉर्ट आंसर भी आया 2 नंबर का, आपको पूरा पॉइंट लिखेंगे तभी आप उम्मीद करिए। और बोर्ड एग्जाम तो ये हाल है पूरे देश का, हर आदमी 100 CGPA पा रहा है, तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। आप जब तक उतना नहीं लिखेंगे नहीं तो फिर आप 60% की स्टैंडर्ड में चलेंगे। याद आती को करना है। नाउ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब हमें आता है लेकिन अब इतना अच्छा आंसर लिखें कि हमें फुल मिले, तो आपको बड़े बड़े कायदे से आंसर याद करने पड़ेंगे। 1 लाइन लिख के चले आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और ये सब लगा है PDF याद करने के लिए। अपना खोलिए, अपना लर्न करिए। मेरा काम समझाना है, टू द पॉइंट MCQs बताना, वो मैं बताती रहती हूँ बीच बीच। याद आप करेंगे तभी आप नंबर पाएंगे। 1 लाइन लिख के आएंगे तो आप नंबर पाएंगे, फेल नहीं होंगे, बट 60 to 70% क्लियरली
जो पूरा पूरा लर्न करेगा अलोंग विथ फिगर, अगर कोई फिगर है तभी आप उम्मीद करिए, तो भी 5 में 4 की 5 की उम्मीद मत करिए, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। इतना टफ कॉम्पिटिशन है, देन ओनली यू विल गेट 9 और 10। ऐसा नहीं कि अरे आ जाएगा। Now atmospheric refraction. The Earth atmosphere is not uniform throughout. Its density goes on changing as we move up or down. It can be considered to be consisting of layers of different densities. हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, आसमान में कई लेयर्स है, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर। क्यों लेयर्स है? क्योंकि वहां पर डेंसिटी अलग अलग है पार्टिकल्स की, मतलब कहीं पर पार्टिकल दूर दूर है, कहीं पर पार्टिकल पास पास है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ना तो डेंसिटी कम हो जाती है। देखिए आप पहाड़ों पे जाइए, हवा हल्की लगेगी, आपको फ्रेश लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में डेंसिटी अलग अलग हो जाती है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे हवा भारी है प्लेन एरियाज, दैट मीन्स डेंसिटी इज डिफरेंट। सो लाइट क्या होती है? लाइट की जो स्पीड होती है ये डेंसिटी पे डिपेंड करती है, इसीलिए अलग अलग जगह पर उसकी डेंसिटी बदल जाती है। सो due to this, when the light rays pass through the Earth atmosphere, they undergo refraction. The refraction of light caused by these layers is called atmospheric refraction. इसीलिए जब सितारों से रोशनी आती है तो सितारा ट्विंकल्ड नजर आता है, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग हो जाती है, तो उन्हें कॉन्टिन्यूअस रोशनी नहीं लगती, स्प्रिंकलिंग रोशनी लगती है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन याद करनी हो तो आप यहाँ से याद करिएगा। When the light rays passes through the Earth atmosphere, they undergo refraction. The refraction of light caused by the layers of the atmosphere is called atmospheric refraction. This is the definition which you have to learn. अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कौन कौन से फिनोमेना हम देखते हैं? अभी हमने बताया कि सितारों को देखते हैं, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग द स्टार, तो इसका कॉज है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन नहीं। ठीक है, या आपसे ये पूछा जाए एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग स्टार, तो भी आप ये पूरा पैराग्राफ याद करके लिखेंगे। इसीलिए इस पर मैंने पूरा अलग लेक्चर रखा, नहीं तो उसी में रख सकते थे, खत्म हो जाता है। लेकिन ये बताने के लिए कि आप इसको हल्के में मत लीजिए। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। आगे ना रीजन, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है वन वर्ड का, व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? द रीजन इज एटमॉस्फेरिक refraction. As the light from the star enters the atmosphere, it goes through refraction due to varying optical density. और रीजन क्या है कि अर्थ की लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो स्टार से जब लाइट आती है अर्थ के अंदर, तो वो तो सेम लाइट आ रही है वैक्यूम में, लेकिन जैसे ही वो धरती के अंदर आती है तो उसकी डेंसिटी अलग अलग हो जाती है। जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल समझिए, हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, हमारी स्पीड फर्स्ट क्लास है, 100 किलोमीटर पर आवर, कार की भी, स्कूटी की भी, ट्रक की भी। अब तीनों चीजों ने अचानक से शहर के अंदर एंटर किया, ट्रक पे तो ज्यादा चलनी चाहिए, तो भीड़ वाले इलाके में ट्रक की स्पीड कम हो गई ना, तो स्कूटी फटाफट से आगे निकल गई। स्कूटी की स्पीड तेज है ना, वो आगे निकल गई भीड़ में भी, लेकिन कार नहीं निकल पाई, ट्रक नहीं निकल पाई। इसी तरीके से जब स्टार से लाइट चलती है वैक्यूम में ऊपर, वहां जाम नहीं है, फटाक से लाइट आ गई, लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी तो यहाँ डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, पार्टिकल्स कहीं पास है कहीं दूर है, तो फिर वो उसकी स्पीड लाइट की कम ज्यादा हो जाती है। तो दैट्स व्हाई द स्टार्स अपीयर्स टू अस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये मैं एग्जांपल कोड कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ये नहीं कि वहां पे सही में जाम लगा रहता है, नहीं तो आप सुन के सोचिए। मेन स्टार लिखा हुआ है देखो नीचे, और अपरेंट करके ऊपर उसका चित्र बना है। तो स्टार है नीचे लेकिन हमें दिखेगा ऊपर। इसी तरीके से रेगिस्तान में जाइए, जैसे लगेगा यहीं आगे पानी की नदी बह रही है, वहां तक जाइए तो है नहीं और आगे, तो हमें वो भ्रम होता है ना। ये स्पेशली होता है रेगिस्तान में। एंड द रीजन फॉर दिस इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। As the light from the star enters the atmosphere, it undergoes refraction and bends toward the normal each time due to atmospheric refraction. Therefore, apparent position of the star is slightly different from its actual position. ये पूरा क्वेश्चन पूरा लिखा जाएगा, इसमें कुछ नहीं हटेगा। और अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए, why star seems higher than they actually are? स्टार उतना ऊंचा क्यों दिखाई देता है जबकि वो उतना ऊंचा नहीं होता, ये पूरा लिखा जाएगा और ये फिगर बनेगा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद ये
सूरज उगने के पहले ही दिख जाता है और डूब पहले जाता है और देर तक दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है? The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise. जब सच में सन निकलता है उसके 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और जब सनसेट पहले ही हो चुका होता है लेकिन 2 मिनट तक हमको और सनसेट दिखाई देता रहता है। इसका कारण क्या है? The reason is again atmospheric reflection. तो यानी सिर्फ हमारा रेनबो बनने का कारण क्या था? डिस्पर्शन। बाकी सबका कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। समझा तो मैंने दिया, लर्न अब आपको करना है थ्योरी पोर्शन। When the sun is slightly below the origin, the sunlight coming from the less dense to more dense. Origin के नीचे है सन, तो लेस डेंस से ज्यादा डेंस में, यानी जहाँ पे जाम कम है तो ज्यादा वाले जाम की सड़क पर गाड़ी आएगी, तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो फिर 2 मिनट वो पहले दिखाई देता है। तो इस तरीके से कोई फिगर बना हुआ है, ओरिजिन के नीचे सन है ना, तो वो हमें पहले ऊपर दिखाई दे जाता है, और सन यहाँ पहले चला गया तो हमको देर तक दिखाई देता है। उसके बाद ये फिगर बना देना, ठीक है। रीजन ना याद कर सको तो बस वो वहां तक ऊपर याद कर लेना, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहाँ तक, और फिर ये फिगर बना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। फिगर दिख रहा है ना। अब आ रहा है तीसरा फिनोमेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 3 फिनोमेना है आंखों के द्वारा। एक है डिस्पर्जन, जिसका कारण रेनबो, स्टार वाला कारण, सूरज वाला कारण, सब रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The color of scattered light depends on the size of scattering particles and wavelength of the light. पूरा याद करना पड़ेगा। ऐसा होता है बेटा, जैसे यही रखा हुआ है पेन, इसमें लाइट पड़ रही है, लेकिन इस पेन पे जो लाइट पड़ रही चारों दिशाओं में स्कैटर कर जाती है, तभी हमको ये पेन दिख रहा है। तो कोई भी चीज है नॉन लिविंग थिंग, उस पर जब लाइट पड़ती है तो चारों दिशाओं में लाइट स्कैटर होती है, ठीक है, छितर जाती है। The reflection of light from an object in all direction is called scattering of light. ये scattering of light की definition है। लिखा है ना वही चीज कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट को पड़ती है तो चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? कौन सी लाइट पड़ रही है और जिस पे पड़ रही है उसका साइज कितना बड़ा है। देखो जब कभी कभी स्टेज शो होता है तो लाल, हरी, नीली, पीली लाइट अलग अलग भेजते तो बहुत ग्लो करने लगते हैं। तो लाइट के कलर पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि लाइट का कलर वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये फिजिक्स की भाषा। बहुत ही जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट देते हैं, बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेड लाइट देते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसीलिए ज्यादातर सिग्नल्स रेड लाइट को यूज किए जाते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो हमको बहुत दूर से वो सिग्नल दिखाई दे जाता है कि ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो सिग्नल्स को रेड कलर की लाइट से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। यहाँ दिया नहीं, मैं बता रही हूँ। ओके, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे क्या क्या चीजें डिपेंड करती है? एक होता है टिंडॉल इफेक्ट। अभी टिंडॉल इफेक्ट क्या है? हम लोगों के घरों में, अगर पुराने घरों में कोई ऐसा बंद कमरा हो जिसमें कोई खिड़की ना हो, एक छोटा सा कहीं आला हो, कभी जब सूरज की रोशनी पड़े तो उस आले से अंदर रोशनी आती है कि नहीं? और उस रोशनी को अगर ध्यान से देखो तो उसके अंदर कोई धूल पार्टिकल चलते हुए नजर आए, है ना। तो बताएं, मेरे तुम्हारे बीच में भी यहाँ ढेरों पार्टिकल हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब लाइट डाली जाती है, एक पतली लाइट डाली जाती है, तो वो पार्टिकल्स हमको दिखाई देने लगते हैं। और इसकी डिस्कवरी मिस्टर टिंडॉल ने की थी। क्या? कि चारों तरफ पार्टिकल्स घूमते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, बहुत ही इनविजिबल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन अगर लाइट रे डाली जाए तो फिर हमको वो दिखाई देंगे। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडॉल इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। आप देखते हैं टिंडॉल इफेक्ट क्या है। टिंडॉल इफेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है? उन्होंने कैसे पता करा है? स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Beam of light passing through a true solution is not scattered. The scattering of light when it passes through a colloidal solution is called Tyndall effect. ये definition है। colloidal solution और true solution क्या होता है? पानी में चीनी घोल दो, पूरी तरह से घुल गई, फिर true solution,
पानी में तुम साबुन घोल दो, सरफ, तो कोलाइडियल बन जाता है, थोड़ा सा अजीब सा वाइट सा, है ना। तो ये तुम्हारा कोलाइडियल सोल्यूशन, यानी जिसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, देन दे फॉर्म द कोलाइडियल सोल्यूशन। तो जब किसी कोलाइडियल सोल्यूशन से लाइट भेजी जाती है तो हमको पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं, और इसी को टिंडॉल इफेक्ट का नाम दिया गया है। और ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो स्कैटरिंग हो ही नहीं पाती, तो हमको पार्टिकल दिखाई नहीं देते। सो बस टिंडॉल इफेक्ट तक याद कर लीजिए, काम करिए। अब अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? The scattered blue light enters our eyes. Should be noted that sky appears black to the passengers flying at higher altitude because the scattering of light is from the moon. अगर हम बहुत ऊपर आसमान में उड़ने चले जाएं, एरोप्लेन में बैठे, तो आसमान हमको काला नजर आता है, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग नहीं हो पाती। अगर हम नीचे नीचे उड़ेंगे तो आपको आसमान कैसा लगेगा? नीला, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। तो बस वही रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जस्ट गोइंग टू शेयर समथिंग मोर। आई हैव 5 minutes लेफ्ट, तो मैं इसमें कवर करना चाहती हूँ 2 मिनट।